राहुल गांधी तमाम छात्रों के साथ जंतर मंतर पहुंचे और यहां पर डीसीपी से मुलाकात कर एक एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है उसके अंदर ही धरने पर बैठ गए। अब तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे प्रियंका गांधी हो, कुमारी सैलजा हो या इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम नेता जो है ये यहाँ पर धरने पर बैठ गए। तमाम लोगों की मांग है कि जब तक बैलेट गन जिन पुलिस वालों ने चलाया उनके खिलाफ एफआईआर हो और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बार बार ये कहा गया है कि जिनने आदेश दिया उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। तो इसी तर्ज पर ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और यहाँ पे इन तमाम लोगों ने एक ही मांग की कि राहुल गांधी चाहते हैं और राहुल गांधी की तरफ पूरी टीम ये चाहती है कि जिस तरह से साहिल जो जिसके ऊपर बैलेट गन चला है उसकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज हो। इसको लेकर लगातार अब हंगामा होता नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पहुंच चुके हैं और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है दोनों तरफ संसद मार्ग के उन एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि कोई भी यहाँ पर एंटर ना कर पाए। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की मांगे जो है दिल्ली पुलिस मानती है, एफआईआर दर्ज होता है, या तो फिर राहुल गांधी इसी तरह से लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। सज्जन कुमार खौफ का एक ऐसा नाम था जिसने सिख दंगों में हिस्सेदारी दिखाई थी। जी हाँ, सज्जन कुमार को सिख दंगों में कत्लेआम करने के आरोप में उम्र कैद की सजा दी गई थी। तिहाड़ जेल में बंद था सज्जन कुमार और अब सज्जन कुमार का निधन हो चुका है। यानी कि खौफ का एक जीता जागता नाम अब मिट्टी में मिल चुका है। हालांकि देखिए, सज्जन कुमार क्योंकि कांग्रेस का नेता था तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, वो सज्जन कुमार का कह सकते हैं गुणगान कर रहे हैं, सज्जन कुमार को एक रोल मॉडल बता रहे हैं समाज के लिए। हालांकि अब इस पूरे मसले पर सज्जन कुमार की जो तारीफ कांग्रेस ने की है, इसके बाद विवाद जमकर खड़ा हो चुका है। अब सज्जन कुमार के लिए बीजेपी खास करके हमलावर नजर आ रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस की ये नीति और ये नीयत रही है कि वो अक्सर कत्लेआम करने वाले लोगों को जिंदा जलाने वाले लोगों को सपोर्ट करती है। कांग्रेस चाहती है कि इसी विचारधारा के लोग आगे बढ़े। तरुण चुग जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस में आज भी सिखों का कत्लेआम करने की मानसिकता जिंदा है। हालांकि देखिए, इस पर सुरी राजनीति अब कहां थमने का नाम लेती है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ में आचार्य यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। नोएडा के सेक्टर 58 के मेन रोड पर खड़ी ये गाड़ी कहीं न कहीं नोएडा की ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। आप देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 58 का मेन रोड है और यहाँ पर किस तरीके से एक निजी कंपनी का यहाँ पर जो है शोरूम है और यहाँ पर जो है सर्विस सेंटर उसमें चलता है। तमाम जो गाड़ी हैं जो सर्विस सेंटर पर ठीक होने के लिए आती हैं, लंबी कतार में जो है सड़क पर लगा दी जाती है और यहाँ पर अगर हम शाम की बात करें तो एक बहुत लंबा जाम भी होता है। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं एक बार कि किस तरीके से जो यहाँ से जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है। उसका केवल कारण यही है कि जो गाड़ियाँ खड़ी है रोड पर, कहीं ना कहीं इससे जो दबाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, जिसके कारण जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने कई बार इन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन बावजूद इसके जो ये कंपनी जो संचालक हैं, जो प्रबंधन है, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर जो लंबी कतारें जो खड़ी की गई है, आधा रास्ता जो है इन्होंने गाड़ियों ने कहीं ना कहीं घेर रखा है, जिससे आम जनमानस जो है को परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है। अब बड़ा सवाल देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करती है, ऐसे वाहनों पर जो नो पार्किंग खड़े होते हैं, इन वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। न्यूज़ इंडिया देख रहे हो आप और इस वक्त मैं होशियारपुर के हल्का हाजीपुर में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि जहां मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा लगा हुआ, उनकी तरफ से 21 तारीख को जो है पंजाब बंद की कॉल की थी। अब अभी हम होशियारपुर में मौजूद हैं, होशियारपुर के हाजीपुर में। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, तस्वीरें देख सकते हो। जहाँ हिमाचल पंजाब जो रोड है उस पर मौजूद हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में जो सारा बाजार बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वालों की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। उनका यही देखना है जब कोई भी शरारती अंसर के इस माहौल को जो खराब न कर पाए। इसी के चलते आज होशियारपुर के हल्का हाजीपुर में भी वो लगाए। उनका यही कहना है कि जो कौमी इंसाफ मोर्चे के जो समर्थक है, उनका ये कहना है कि जो हमारे बंदी सिंहों को जो
पकड़ा, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। कैमरामैन गुरदीप के साथ जोनी गेरा, न्यूज़ इंडिया, होशियारपुर। जम्मू डिवीज़न के कई ज़िलों में आतंकियों के सूचना के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू ज़िले में भी सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एसओजी की टीमें और सीआरपी की टीमें जो हैं साथ में हैं और लगातार इलाके को जो है सर्च किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट्स मिली थी कि कई इलाकों में जो है आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। एसओजी टीम जो है लगातार इलाके को जो है सर्च कर रही है और लगातार घने जंगलों और नदी नालों को जो है सर्च किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढकर उन्हें जो है मौत के घाट उतारा जाए। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, महिला एसओजी जवान है और उनके साथ साथ पुरुष एसओजी जवान भी तैनात हैं और लगातार पूरे इलाके को जो है सर्च किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल रहे थे कि जम्मू डिवीज़न के कई ज़िलों में जो है कुछ आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। लगातार नदी नाले घने जंगलों के बीच जो है बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और लगातार आतंकी की खोज के लिए इन इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सूद। लगातार चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज हम हापुड़ के बोरा बाज़ार में मौजूद है, जहां बोरा और चीनी के नाम से प्रसिद्ध ये जगह है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि चीनी क्या रेट है और क्या अब वर्तमान में क्या रेट चल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अश्वनी जी, चीनी और बोरा का आपका काम है, कितना पुराना काम है, कितनी पुरानी आपकी दुकान है? कितने? 30 साल पुरानी। बात कर जाए तो हाल फिलहाल में चीनी के क्या रेट हैं? कितना? 6400 रुपये। अगर ग्राहकों पे दे रहे तो किलो में 65 रुपये किलो दे रहे हो। बात कर जाए पिछले 20 दिन की, तो 20 दिन पहले क्या रेट थे? 20 दिन पहले 43 रुपये किलो 43 जो ग्राहक को आप दे रहे थे। 46 रुपये भी। तो जैसे 65 रुपये किलो आज दे रहे हो, तो कुछ दुकानदारी में फ़र्क पड़ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक इस टाइम भाव सुनते जा रहे हैं, ले ही नहीं रहा कोई भी। भाई एकदम 20 रुपये किलो भावना चीनी ऐसी जिस पे कोई आम बात तो है नहीं। फैसल जी कहाँ आए हो, क्या लेने के लिए आए? चीनी लेने आए थे, 65 रुपये किलो बता रहे हैं। दाम एकदम ही बढ़ गया। तो अब चीनी के रेट ज़्यादा है तो लोगे नहीं लोगे? उसके लिए लग रहा है, लेके तो जानी पड़ेगी, क्या करें। तो कितनी चीनी लेने के लिए आए थे आप? 1 किलो। अब कितनी लोगे? भाई 1 किलो ही लेनी है फिलहाल। जैसे रेट 65 रुपये किलो हो तो 1 किलो लोगे, कम लोगे? हाँ, आधी किलो ले लेंगे, आधी किलो में आधी किलो कर लेंगे। तो ये कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। इनका साफ तौर पर कहना कि हम 1 किलो चीनी की लेने के लिए आए थे, 65 रुपये किलो हमें चीनी मिल रही है, तो हमारे बजट से वो बाहर जा रही है। फिलहाल हमें हम आधा किलो चीनी लेके ही घर पर जाएंगे। हापुड़ से न्यूज़ इंडिया के लिए आलम अंसारी, हापुड़। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर का खेल काफ़ी तेजी से चल रहा है, जहां पर अन्य जिलों में भी एनालॉग पनीर लगातार फूड विभाग द्वारा जब्ती की जा रही। वहीं पर न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को लेकर प्रमुखता से दिखाया था कि सरायपाली में किस प्रकार का पनीर बनाया जा रहा है, वहीं द्वितीय का पनीर किस प्रकार का बन रहा है। उसके अलावा राजधानी रायपुर में भी बहुत जगह खेल पनीर का चल रहा था। नकली पनीर के तौर पर जो एनालॉग पनीर बना रहे थे उसका खेल चल रहा था। इसके बाद न्यूज़ इंडिया ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेते हुए खबर दिखाया था, खबर प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान लेने के बाद उस पर तत्काल मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक्शन लेते हुए फूड विभाग के टीम को चेतावनी देते हुए तत्काल ऐसे पनीर का जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चला रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर तत्काल एक्शन लेने की बात कही थी। और लगातार जो उसके बाद जो खेल चालू हुआ तो फूड विभाग की टीम लगातार उन पर जाके एक्शन ली और बड़ी मात्रा में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर पकड़ के उसको नष्ट किया। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार का इतने मात्रा में बहुत सारे कंपनी लोग मिलकर जो पनीर का खेल चला रहे हैं कि लोगों को जहर परोसने का कार्य कर रहे हैं, क्या ये आगे भी चलता रहेगा या फूड विभाग की टीम द्वारा ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा इनके कमर को आगे जाके कसा जाएगा, जिसके कारण लोगों को एनालॉग पनीर को न परोस सके। कैमरामैन प्रतीक सिंगर के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट रायपुर। वंदे मातरम को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जहां घमासान मचा है, वहीं वह बॉलीवुड भी 2 खेमे में दिख रहा है। विशाल ददलानी सहित प्रकाश राज जहां इस राष्ट्रीय गीत को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, वहीं कंगना रनावत हो, अनुपम खेर हो, इन लोगों ने प्रधानमंत्री के इस नए गाने की सराहना की है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि वंदे मातरम को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक घमासान बयानबाजी है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड भी अब 2 खेमे में बढ़ चुका है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता रहे
स्वर्गीय कल्याण सिंह, जिन्हें प्रेम से लोग बाबूजी भी कहते थे, आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और ये पुण्यतिथि पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में भी हुआ है, जहां ये मंच सजा था। इस मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और भी मंत्रीगण उपस्थित थे, राज्य मंत्री थे, साथ ही कल्याण सिंह के बेटे जो हैं राजवीर सिंह वो मौजूद थे, उनके पोते वो भी मौजूद थे, जो इस समय संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये अभी देख सकते हैं ये पूरा मंच सजा हुआ है। यहाँ लोग कितने उत्साह के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल उसके सामने एक बहुत बड़ा ये बना था, उनका जो जन्मदिन मनाया गया वो गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर कलाकृति उकेरी गई है। वहाँ एक गाय है, गाय बछड़े के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है वो भी दिखाया गया है। उधर ओम, एक तरफ एक कोने पर ओम दर्शाया गया है, दूसरा अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा की तरफ से ये उकेरा गया है। आज जय श्री राम के घोष के साथ उन्हें बाबूजी को याद किया गया है, उनके कृत्यों को याद किया गया, उनके कर्तव्यों को याद किया गया, उनके सिद्धांतों को याद किया गया। सिद्धांतों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और पिछड़ों की राजनीति परवान चढ़ती नजर आ रही है, जो आज बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के साथ उस मंच से भी सुनने को मिली है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया के लिए। 72 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद धर्मनगरी चित्रकूट जलमग्न हो गई है। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे तस्वीरों पे देख सकते हैं कि 72 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में चित्रकूट धर्मनगरी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। मंदाकिनी का जो रौद्र रूप है वो पूर्ण तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये चित्रकूट और ये यूपी एमपी का मुख्य मार्ग है, जो कि यूपी से लगा करके एमपी सतना को जोड़ता है। जहाँ कभी लोग पैदल चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, वहाँ आज नावें चल रही हैं। लोग इस पानी के भराव में चलने के लिए मजबूर हैं। यदि प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस पानी में खेल रहे हैं। ऐसे में एक बड़े हादसे को न्योता मिल रहा है। जिस प्रकार से ये जो लोग निकल रहे हैं पैदल बरसात में इतने जल भराव के बाद, तो एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है, एक बड़ी घटना को अंजाम मिल सकता है। तो जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे बड़ा जल भराव है। जल भराव के चलते यहाँ पे नावें चल रही हैं। यहाँ पे कुछ इससे पहले भी यहाँ पे लोग पैदल चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन बारिश के चलते यहाँ पे जिस प्रकार से मंदाकिनी का रौद्र रूप है, यहाँ पे नावें चल रही हैं। लोग यहाँ पे जो पानी का जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। यदि और कुछ घंटों की बारिश हुई तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिलेगी। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं वो भी अपना अपना सामान लेके और यहाँ से सुरक्षित जगहों पे पलायन कर चुके हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश है जो थमने का नाम नहीं ले रही। अनिल सिंह, न्यूज इंडिया, चित्रकूट। इस समय मैं डोंबिवली में हूँ। आप देख सकते हैं जो खड्डों का जो साम्राज्य बना हुआ है, जो आप देख सकते जिसका जो खड्डा है, खड्डों में जो खड्डा जो साम्राज्य है, आगे जो गाड़ियां हैं जो आप देख सकते हैं, जो गाड़ी आ रही है जा रही है, चाहे बस हो, चाहे ये 4 व्हीलर हो या स्कूटी हो या कुछ और हो, इसमें खड्डों की जो समस्या जो आप देख रहे हैं, काफी सालों से खड्डों की समस्या लगी पड़ी है और काफी लोग जब परेशान है यहाँ से जब गुजरते हैं लोग। ये एक वाकई जो रास्ता है जो कल्याण और डोंबिवली को जोड़ता है और आप देख सकते हैं जो कुछ ही दिनों में गणपति का आगमन होने वाला है और अभी जिसका गोविंदा पथक भी, जिसका दही हंडी का भी आगमन होने वाला है। और जो खड्डे हैं और किस तरह खड्डे बुझाए जाएंगे, गणपति का आगमन होने वाला है जो कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसी बीच तरह के जो खड्डे तो कहते जो गणपति है वो आगमन उनका कैसे होगा, कैसे ले जाया जाएगा उनको। डोंबिवली से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के कारण लगातार चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण सलाल डैम के सभी गेट खोले गए हैं। अब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों से कहा गया है कि वे अपने बच्चे और मवेशियों को नदी के किनारों से दूर रखें, क्योंकि नदी का जलस्तर किसी वक्त भी बढ़ सकता है। क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश होने के साथ बादल फटने की घटनाएं भी पेश आ रही हैं, जिसके कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड और कई इलाकों में जो है फ्लैश फ्लड
अलर्ट की घटनाएं देखने को मिली है, जिसके बाद प्रशासन की टीमें जो है अलर्ट मोड पर है। अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से लोगों को कहा गया है कि अगले 48 घंटे तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, कई इलाकों में लैंडस्लाइड और कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं पेश आ सकती है। उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और प्रशासन की तरफ से लोगों को भी लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी दी जा रही है कि वह नदी नालों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ सकता है। जिस तरह से डैम के गेट लगातार खोले हैं, उसको देखते हुए ये अलर्ट जो है जारी किया गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सूदन। हम अभी ग्राउंड जीरो उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिले में हैं, जहां की बाढ़ की वजह से लोगों को कैसे मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं ये बैतरणी नदी है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा, वो दिखाएंगे आपको। घर के पास पानी गया है, लोगों को खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं आ पा रहे जा पा रहे। हमारे पास गांव वाले मौजूद है, तो अब क्या बोलना चाहिए? अब ये कितने दिन हुआ पानी आके ऐसा है? 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हुआ ऐसा हो गया। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? खाने में कोई दिक्कत? खाने पीने के लिए और खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और सरकार के तरफ से कोई रिलीफ या पानी कुछ दिया गया है? सरकार तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो जैसे बाढ़ होने के वजह से पानी में जो ये जो मगरमच्छ का चांसेस भी ज्यादा रहता है यहाँ आने के लिए। भय तो है, क्या करूँगी, प्रशासन तो नहीं चाहेंगे तो हम क्या करूँगी। तो हम दूसरे गांव वाले से बात करेंगे। भैया, ये जो पानी जो भाई बोल रहे थे 2-3 दिन हुआ आया है, तो आप ऐसे कैसे परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है आपको? मतलब खाने में कोई? अभी तो खाने के लिए हम लोग के पास अभी तो कुछ भी जितना था घर पे था हो गया। आदमी आता है, सामान लेके आता है, 2-3 दिन के लिए सामान लेके आता है, बाजार मार्केट आते। और बाजार मार्केट जाने के लिए कोई रोड भी नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग का अभी नाव का व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है। अभी देखिए अब सबका घर में पानी घुस गया है। अभी बाजार जाने के लिए ना सरकार तरफ से जो नाव का व्यवस्था है यहाँ पे नहीं है। अब देख सकते थे कि लोगों का, स्थानीय लोगों का बोलना है कि कम से कम खाना और जरूरत का चीज पानी तो मिलना ही चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। और ज़्यादा है मगरमच्छ का भी यहाँ बहुत डर रहता है। उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिला से सुब्रत कुमार, न्यूज़ इंडिया के लिए। कहते हैं कि मिठास हर कुछ में बेहद आवश्यक है, और बिहार में हम चाय की दुकान पर हैं। चाय की दुकान यानी कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, थकान मिटाने के लिए लोग चाय पीते हैं। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? देश में आज तमाम जगहों पर चीनी के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर हम चीनी के दामों की बात करें तो 15 से 20 रुपए तक रेट बढ़ चुके हैं। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीनी कितना आवश्यक है ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये चाय वाले हैं और ये चीनी और चाय पत्ती आप देख सकते हैं, यही चीनी और चाय पत्ती पड़ रही है और ये चाय बनाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले इन्हीं के पास आते हैं। ये बताइए, चीनी का दाम बहुत बढ़ गया है, क्या आप लोग पर कितना इसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ गया सर, चीनी का बहुत दाम बढ़ गया है, 20-20 किलो बढ़ गया रेट। कितना कमी आई है व्यापार में? बहुत कमी हो गया है, बहुत रेट बढ़ गया। इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 रुपये किलो कम से होना चाहिए, 20-20 किलो हो गया बढ़ गया। चीनी के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे? ये आम जनता की जेब पर सीधे असर करेगा? हाँ, ये तो असर तो पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं तो बिना चीनी का पीता हूँ तो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। चलिए, आप बिना चीनी के पीते हैं तो कम से कम ये राहत है। लेकिन जो लोग पी रहे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ सर, फ़र्क तो पड़ता है, रोज़मर्रा का जो बजट है उसमें फ़र्क पड़ता है। पड़ता है। क्या लग रहा है, सरकार ने जो इजाफा किया, कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है इसलिए कमी आ गई, कुछ लोग इसको अपने तरीके से देख रहे हैं कि उत्पादन में कमी आई है, कुछ लोग यहाँ के नेता कह रहे हैं कि क्या होगा, लोग कम चाय पिएंगे, चीनी कम उपयोग करेंगे। हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है हमें भी। क्या ये ठीक है? शायद एथेनॉल की वजह से ही। एथेनॉल की वजह से जब मांग ज़्यादा हो तो प्राइस तो बढ़ता ही है। बिल्कुल असर पड़ेगा। जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाय बनाने वाले हैं, या चीनी एक ऐसा चीज़ है कि हर के घर में, छोटा दुकान पे हर जगह इस्तेमाल करने वाला चीज़ है। इस पे तो सब्सिडी लगा के और रेट कम करना चाहिए, क्योंकि रोज़ के जीवन में सुबह सुबह चाय पीता है इंसान, शाम चाय पीता है, इसको तो कम से कम इसमें रेट कभी नहीं बढ़ना चाहिए। और चलिए, ये आम जनता की राय है और निश्चित तौर पर आम जनता सर्वोपरि है। और देखिए भाई साहब एक है, बहुत कुछ बोल रहे थे अभी आप, क्या लगता है ये चीनी का दाम बढ़ गया, ये त्योहार आने वाले हैं, अभी दशहरा, दिवाली, तमाम चीजें आ रही है, एथेनॉल एक कारण माना जा रहा है, सरकार कह रही है कि इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन देश में हाहाकार मचा। देश में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है अभी
कि अगर कोई एथेनॉल को लेकर बात करता है तो उसको बोल देता है ये एंटी नेशनल है या कुछ भी। हम लोग युवा लोग कहाँ जाएं, हम बुलेट चलाते हैं। बुलेट का मेरा शौक था, लेकिन अभी क्या हो गया कि कोई और गाड़ी हम चला नहीं पाएंगे। कोई बोलेगा कि स्प्लेंडर ले लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन हम इसमें अभी अपने कार्बोरेटर में 6,000 रुपया लगाए हैं। मेरा सैलरी है 30,000 रुपया। 30,000 में हम 6,000 गाड़ी में दे दिए, प्लस मेरा महीना का जो जितना तेल का जाता था मेरा 3,000 साढ़े 3,000 तेल में चल जाता था, जो कि अब बढ़ के 5,000 रुपया हो गया। सरकार तो दावा करे कि एथेनॉल बहुत बेहतर है, लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। अब लोग जो कह रहे हैं वो एंटी नेशनल है, सरकार तो ये भी कर रही है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो एंटी नेशनल है। अच्छा, ये चीनी के भाव जो बढ़े हैं, उत्पादन क्षमता की कमी जो बात आ रही है, सरकार करीब कंट्रोल कर लेंगे, आपको लगता नहीं 15 से 20 रुपए इतिहास में पहली बार मैं भी सुना हूँ? ये जो चीनी का दाम बढ़ा है, हम लोग तो हैं मिडिल वर्ग के, वो भी पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए कि जो मिठाई हम लोग खाते थे अब वो भी थोड़ा खाना कम हो जाएगा। अभी दीपावली का टाइम आने वाला है, दशहरा का टाइम आने वाला है, इसमें अब लोग जो मेला घूमने आएंगे उनका क्या होगा? वो लोग तो भाई जिलेबी बनेगा ही, गरीब की जेब पर सीधी मार, सीधे मिडिल क्लास पर सीधे हर एक चीज का दाम इससे बढ़ेगा। जो भी चीनी से जो प्रोडक्ट बनता था वो सब पे ही अब मार बढ़ेगा डायरेक्टली। चलिए, तो बिल्कुल आम जनता की राय आपको हम दिखा रहे हैं। और जरा ये देखिए चाय है, जरा हम कहेंगे थोड़ा इसकी हमें भी आदत है, और क्योंकि पत्रकार है तो निश्चित तौर पर चाय भी जो है थकान मिटाती है। तो इसी चाय की बात हो रही है, इसमें बिना चीनी के चाय बनेगा नहीं। कुछ लोग बिना चीनी के पीते हैं, लेकिन अब इस चाय की कीमत हमें लगता है जो 10 रुपये में मिलती है अमूनन, उसके भी रेट अब जो भाई साहब हैं दुकानदार वो कह रहे हैं बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर चीनी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद अहम है, और ऐसे में पर्व है, त्यौहार है, नेता भले ही अपने तरीके से जो कहते हो, लोग जो कहते हो, लेकिन इसकी मार सीधी तौर पर आम जनता मध्यम वर्ग पर पड़ेगी। तो चीनी के दामों में बढ़ोतरी के बाद कहीं न कहीं ये मार आम जनता पर है। फिलहाल पटना से न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव राय। सूबे की राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश और जापान के बीच एक नया अध्याय जुड़ गया जो ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पिछले 9 साल में जितने भी निवेश हुए हैं उसमें जापान का अहम योगदान रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बड़ा यहाँ आयोजन हुआ है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन हुआ है, जहाँ पर लगभग 200 डेलीगेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि कोटारो नागासाकी जो गवर्नर हैं यामानाशी के प्रांत जापान के, वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनकी अगुवाई में यहाँ पर ये इन्वेस्टर समिट जैसा एक आयोजन किया गया है। और नीचे एक बड़ी बात लिखी है कि थिंक बिग थिंक यूपी। ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भरोसा जताया जा रहा है इन्वेस्टर समिट को लेकर, क्योंकि अब तक पिछले 9 सालों में जापान ने उत्तर प्रदेश में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें कई सारे निवेश धरातल पर भी उतर चुके हैं। अभी हाल ही में जब दिल्ली में ये आयोजन शुरू हुआ था, राउंड टेबल मीटिंग हुई थी 18 अगस्त को, उसके बाद से आयोजन लगातार आगे बढ़ता गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ के निवेशकों से बात की और वहाँ की 2 कंपनियाँ स्कॉट्स और मिंडा ने लगभग 3200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। ये ईडा में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ईडा में इसको स्थापित किया जाएगा। उसके बाद जापान सिटी भी बसाने की बात चल रही है, लगभग 500 एकड़ में जापान सिटी बसाने की बात चल रही है। ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भविष्य जो जापान के साथ उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो दर्शाया गया है, चाहे वो ऊँची ऊँची इमारतें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, औद्योगिक विकास को लेकर हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये बातें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भविष्य की सारी चीज़ें इस पे दर्शाई गई हैं, किस तरह से ग्रोथ इंजन बन सकता है उत्तर प्रदेश, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। राज्यपाल जो हैं उनके प्रतिनिधिमंडल उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज लगभग 4 सत्र आयोजित किए गए। ये संस्कृति हमेशा उन जापानी डेलीगेट्स के मस्तिष्क पर, उनके पटल पर छाप छोड़ती रहेगी, ताकि ये अपना उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को दर्शाना चाहते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी,
न्यूज़ इंडिया के लिए। न हदों में सच सिमटता है,